विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। अभिव्यक्ति एवं माध्यम का 3rd चैप्टर, उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में कि किस तरह से अलग अलग माध्यमों के लिए लेखन, समाचार लेखन भी अलग अलग ढंग का होता है। टीवी खबरों के विभिन्न चरण होते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण कौन कौन से हैं? फ्लैश, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ये टर्म्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं वो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, उसका डिटेल नहीं, केवल सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। ड्राई एंकर है ना, केवल एंकर होता है जो दर्शकों को सीधे सीधे खबर की जानकारी देता है, सूचना देता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, उसको कहते हैं ड्राई एंकर। आगे है फ़ोन इन, इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आप लोग भी न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे और ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे, ये सब शब्द क्या हैं समझ में आ रहे होंगे। तो फ़ोन इन, पहले एंकर ने रिपोर्टर के अनुसार रिपोर्टर से प्राप्त सूचना दी है ना, और उसके बाद क्या करता है, एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं वह दर्शकों तक पहुंचाता है। इसको कहते हैं फ़ोन इन। अगला है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, है ना, घटना का दृश्य या विजुअल मिल जाता है, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। जो पहले सूचना दी गई उसी के आधार पर दृश्य दिखाए जाते, उसी से संबंधित दृश्य होते हैं और उन दृश्यों के आधार पर कुछ और बातें कही जाती हैं। अगला है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन, है ना, बाइट मतलब कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, उसको कहते हैं एंकर बाइट। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। लाइव प्रसारण देखते हो ना, सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। एंकर पैकेज क्या है? पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, उनके कथन, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय
खुल सकें, जो उसको देख रहा है वो हर बात को समझ सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है। पहला वाक्य कैसे शुरू होता है? दृश्य के वर्णन से शुरू होता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। बिल्कुल पहला वाक्य ही दृश्य का वर्णन करता हुआ है ना। तो इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन या निर्देश पर लेकर निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है। इन दिनों तेज़ गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है ना। कल्पनाशील जो रिपोर्टर हो इस तरह के वाक्यों का भी प्रयोग कर सकता है। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है ना। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है, भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी। ये है रिपोर्टर की समझदारी, उसकी रचनात्मकता, उसके प्रस्तुतिकरण का गुण। यह नहीं आधुनिकता पर या फिर यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही है ना। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर वीओ के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। ये सब तो उसके साथ जुड़ जाएगी, है कि नहीं। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है कि रिपोर्टर को क्या बोलना है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, जैसा कथन होता है उसके आसपास ही बुनी जाती है। लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट्स सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उसके पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। फिर से बाइट्स सिर्फ किसी व्यक्ति का बयान ही नहीं होता है ना। बाइट्स सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिसे खबर के बीच में उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, उसका मिजाज बनता है, माहौल बनता है ना। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वो आवाज़ें जो सूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लग रहे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वे नारे लगाते हुए दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़ना होगा। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे
किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर ख़त्म होने के लिए वीओ मतलब वॉइस ओवर ना, वॉइस ओवर ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहे तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोले। केवल रिपोर्टर ही मत बोले, दृश्य और ध्वनियाँ भी बोले। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खिलकर आती है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं हो सकता। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी समृद्ध करती है। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आए इसलिए भाषा का स्तर ही गिर जाए। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आम लोग समझते हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं, घुमावदार वाक्य न हो। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं, है ना। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हों तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है ना। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जो राइटर है वो पढ़ के देखेगा तो उसको खुद महसूस हो जाएगा या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे, है ना। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है, टीवी और रेडियो में, है ना। जबकि न्यूज़पेपर्स में तो यूज़ होते हैं। तो इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। द्वारा जो शब्द है उसका अलग अलग अर्थ समय के अनुसार या वाक्य के अनुसार होता है, इसलिए इस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता या बचना चाहिए। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए। क्या वाक्य? पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। मतलब पुलिस चोरी कर रही थी कि लोग चोरी कर रहे थे, है ना। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। द्वारा शब्द से बचना चाहिए, है ना, ज़्यादा स्पष्ट है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, वह, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, फिर से साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषण, ऐसे विशेषण जिनकी बहुत ज़रूरत नहीं है,
जिनके बिना भी काम अच्छे से चल सकता है। सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए जो आम लोगों के समझ में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करें। उन शब्दों से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। देखो यहाँ पे समाचार चल रहा है। नेशनल चैनल पर प्रसारित रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन को ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए और सुने गए समाचार में बाइट, वॉइस ओवर और नेट को अलग करके लिखिए। ये एक एक्टिविटी है ना। ओके, लेट्स गो टू अनदर पे। भाषा को साफ रखने की कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें तो भाषा अपने आप ही साफ सुथरी और सरल रहती है। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों। एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज होना चाहिए। एक ही वाक्य में कई बातें नहीं करने का जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वाक्यों में तारतम्य ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ न लगे। कंटिन्यूएशन होना चाहिए। दूसरी बात यह कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके, ताकि जो वाचक वाचिका है या एंकर है उसको आराम से बिना रुकावट के बोल सके, उच्चारण कर सके, है ना। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े, है ना, सभी के समझ में आ जाए, इजी। इंटरनेट अगला माध्यम है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, ये सब इंटरनेट के पत्रकारिता के प्रकार हैं, है ना। इससे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे तो कहें चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु, मतलब अपने पड़ोस से लेकर विदेश या दुनिया के किसी भी कोने तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिससे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। चीज़ों को अच्छी तरह समझ रहे होगे, मैं मानती हूँ। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट क्या है, एक माध्यम है या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। एक तो उसको अपलोड करने के लिए अपने समाचारों को, दूसरा खबर को दूसरी जगह भेजने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, या उसको समाचारों के संकलन इकट्ठा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर
तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक ज़माना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं 1 सेकंड में, है ना। देखो ये अगले पेज में क्या दिखा रहा है। ये इंटरनेट को ही दिखा रहा है ना। एकेडमिक हिंदी प्रोग्राम्स, लर्निंग हिंदी, उर्दू रिसोर्सेज, इंडो यूरोपियन हेरिटेज, आप कुछ भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आगे है इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर। यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फ़ायदों से शायद ही कोई इनकार करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा पर चर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। फिर से, इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। देखते हो ना, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर तुम ओपन कर सकते हो, उसकी कोई भी खबर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992, 10 साल का, है ना। तब जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, प्रयोग किया जा रहा था इंटरनेट का, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो रही है। याहू, तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था, एक्सपेरिमेंट्स का समय था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच मानी जाती है। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया और नेटस्केप बाजार के नाम के ब्राउज़र आए, वह औजार जिसके ज़रिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, है ना। तो इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com
की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे, इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। इनके पास अधिक विषय सामग्री नहीं था, सब्जेक्ट मैटर्स नहीं था, और ना ही उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस था, आर्थिक आधार ही था, तो बंद करनी पड़ी। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। चूँकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं। जितनी फास्ट सर्विस इंटरनेट देता उतना और कोई नहीं दे सकता, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। आगे देखते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ, अभी भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब से शुरू हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। वर्ल्ड में तीसरा, लेकिन भारत में दूसरा। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी का नेट संसार क्या है? अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। कौन सा पोर्टल? इंदौर से नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है ना। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर
हिंदी के ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने शैशव काल में है, आरंभिक दौर में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया के यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये चैप्टर।